तो बच्चों अब हम देखते हैं नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। तो ये पॉइंट देखने से पहले हम एक बात यहाँ पर क्लियर कर लें। ये है हमारा एटम का न्यूक्लियस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ZE। Z मतलब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो मतलब प्रोटॉन्स, और E हमें बताता है उसका चार्ज, मतलब ये नंबर्स और ये चार्ज। उसके आसपास घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स विथ मास m, वेलोसिटी v, and the distance between the center and the electron is r. So the angular momentum की बात करें अपन तो होता है mvr। ठीक है, इसके बारे में हम ये बाद में थियरी में यूज़ होगा तब देखेंगे। So now the first point of the Niels-Bohr's model of atom. Here nucleus present in the center which is positive in nature. तो ये बात जो रदरफोर्ड ने कही थी, रदरफोर्ड की बात कि भाई न्यूक्लियस जैसा कुछ होता है, उस बात को इन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, न्यूक्लियस जैसा कुछ होता है विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर, विच इज़ मैसिव ऑल्सो, क्योंकि जितना भी मास होता है वो सभी मास यहीं पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन in the atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius with fixed energy, fixed path, which is called orbits। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं इन द फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, फिक्स्ड एनर्जीज, मतलब उनको स्पेसिफिक एनर्जी के साथ स्पेसिफिक रेडियस में ही घूमना होता है, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही। इट डज नॉट रिवॉल्व्स रैंडमली, जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, बट फिक्स्ड पाथ नहीं कहा था। उसने कहा था वो कहीं पे भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये नील्स बोर्स ने कहा कि उनके पास फिक्स्ड ऑर्बिट है, वो रैंडमली घूमते नहीं हैं। ठीक है, मतलब जो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो इसको सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेनिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी कैन एक्साइट एंड गो इन टू हायर एनर्जी लेवल, जिसको इस फिनोमिना को कहा जाता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो समझो जैसे कि यहाँ पर ये है हमारा न्यूक्लियस और उसके आसपास ये सब ऑर्बिट्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5, जिसको हम K L M N O से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कि इन ऑर्बिट्स में। ये अब सपोज K है तो यहाँ पर ये ऑर्बिट में होगा, L में है तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, बट इन बिटवीन दिस ये जो गैप्स हैं, उस गैप्स के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये जो फिक्स्ड पाथ हैं, ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट हैं, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकता है बाय गेनिंग द एनर्जी, जिसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ जा सकता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेनी पड़ेगी। वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ करंट हो सकता है। वो एनर्जी लेगा और ऊपर वाली ऑर्बिट्स में या तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। एंड अपोजिट टू इट, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, जो भी उसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली थी या उसके पास जो थी वो रिलीज़ करेगा, तो वो वापस अपने उसी पोजीशन पर आएगा या तो लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, और उसको कहा जाता है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे नील्स बोर्स ऑफ मॉडल ऑफ एटम के। ठीक है, तो जो बात रदरफोर्ड ने कही थी उसमें से कुछ बात थी, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो इन्होंने भी कहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली यहाँ पर नहीं घूमते हैं। उसके लिए फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड ऑर्बिट्स या तो
स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स जिसको कहा जाता है, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स जिसको कहा जाता है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये थे पोस्टुलेशंस ऑफ डाल्टन्स थियरी, नील बोर्स थियरी। अब हमारे पास कुछ उसके फॉर्मूलाज हैं जिसको हमें डिराइव करना है। तो पहले हम यहाँ पर देख लें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस हैं, जो हमने कहा Ze, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Ze, और ये हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। जब यहाँ पर ये घूमता है, ये आगे भी हमने देखा था कि भाई उसके ऊपर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स शुड बी एप्लीकेबल। एक जो सेंटर की तरफ लगता है, ये फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जो बाहर की तरफ लगता है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिप्रेजेंट बाय mv²/r, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो है 1/4πε0 q1 q2/r², ठीक है। अब जब ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम पाएगा। यहाँ पर घूमने के लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमेगा। तो हमारे पास ये दोनों हैं। अब देखो यहाँ पर 1/4πε0 q1 q2, q1 q2 मतलब ये एक, इसका चार्ज होगा सपोज q1 और इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज देते हैं अपन q2, ठीक है। ये q1 हुआ और ये हमारे पास q2 हुआ, इन दोनों का बीच का रेडिएशन वो हुआ r। अब ये दोनों फोर्स सेम है तो क्या होगा, 1/4πε0 q1 मतलब Ze, q2 मतलब E/r² इज इक्वल टू ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, बैलेंस मतलब कि इक्वल कर दिया। 1/4πε0 q1 q2/r² इज इक्वल टू mv²/r। अब यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर r² है, ये r और ये r कैंसल आउट, तो क्या मिला हमें 1/4πε0 Ze × E² इज इक्वल टू mv², और ये वाला r इस साइड ले लिया mv²/r। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं आगे। तो फर्स्ट जो हमने बात की थी अभी एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो इट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑलवेज बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, whereas n is equal to number of shell, s is equal to Planck's constant, ठीक है। पाई की वैल्यू तो फिक्स है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है तो वो अपने इंटीग्रल मल्टीपल के रेशियो में जाएगा। मतलब क्या हुआ, सपोज़ कि वो यहाँ पर देखा तो n हमने ले लिया, भाई फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n = 1 ले लिया आपने, सपोज सेकंड ऑर्बिट में है तो n = 2 ले लो, थर्ड में है तो 3 ले लो, फोर्थ है तो 4 ले लो। ये तो हमारा फिक्स ही रहने वाला है। h कांस्टेंट जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज़ फिक्स 6.626 × 10⁻³ पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है। ये 2 भी कांस्टेंट है। तो जो भी आप यहाँ पर ऑर्बिट्स लेंगे वो ऑर्बिट्स के हिसाब से ये आपका आंसर आएगा, और वो कितना होगा, तो इट इज़ इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम mvr जितना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर n = 1 लेता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करें अपन, तो n = 1 ले लें, h = 6.626 × 10⁻34/2 × 3.14, जो भी आंसर आएगा, वी डोंट हैव टू सॉल्व इट हियर, जो भी आंसर आएगा वो कितने बराबर होगा, उसके एंगुलर मोमेंट mvr जितना होगा, ठीक है। तो ये जो है h/2π उसको कहा जाता है बोर्स क्वांटाइजेशन, याद रखना ये h/2π ये जो है उसको कहा जाता है बोर्स क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो h/2π = बोर्स क्वांटाइजेशन। तो अब यहाँ पर हम ये जो था mvr, ठीक है, जो हमने आगे लिया था mvr, और ये रहा mvr
इज इक्वल टू NH अपॉन 2 लिख सकते हैं, विच इज़ हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो MVR इज इक्वल टू दिस तो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 3। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ शेल। तो अब देखते हैं सब हम अलग अलग टर्म्स। रेडियस ऑफ शेल फर्स्ट पॉइंट उसमें, तो इसके लिए क्या करना है हमें, तो सिंपल जो भी हमारा इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला है उसको हम स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 से उसको डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3, उसको हम स्क्वायर कर लेता हूँ। n² अपॉन 4π² n² अपॉन 4π² इज इक्वल टू m² v² r²। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया। नाउ डिवाइड इट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई z², उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। देखो, सो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई z² इज इक्वल टू mv² r। तो इसमें से एक mv, एक m, इसका एक m, इसका एक ये v², इसका एक r, इसका एक r कट। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, r रेडियस। ठीक है, तो रेडियस को हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं। चलो, तो अब ये नीचे का नीचे ऊपर चला जाएगा, तो 4π एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन 4π², ये बचा m और z²। ठीक है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, ये ऊपर आएगा तो 4π एप्सिलॉन नॉट n² h², नीचे 4π² z² और ये m सामने आ जाएगा नीचे, तो m। तो मिल गया हमें रेडियस का फॉर्मूला 4π एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई n² h² अपॉन 4π² m z²। ठीक है, विच इज़ द यूनिट ऑफ दिस रेडियस इज़ मे बी एंगस्ट्रॉम, और अगर आपको मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 कर दें तो आपको वो मीटर में मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें आप, तो वी हैव सम वैल्यूज़ लाइक 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, h कांस्टेंट है 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34, m मास है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg, v हैव द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्ब, n मतलब नंबर ऑफ शेल, n इज z इज एटॉमिक नंबर। तो ये जो है हमारे पास इतनी वैल्यूज़ जो हैं वो अगर हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन 4π की जगह पर h की जगह पर देन पाई है हमारे पास, मास है हमारे पास, देन वी गॉट द आंसर इज 0.529। ये n और z हमारे पास नहीं है, तो n² z। तो अगर हमारे पास कोई एक सपोज़ कि n नंबर्स की रेडियस हैं, उसके लिए आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है, n नंबर की ऑर्बिट के लिए रेडियस फाइंड करनी है, तो क्या होगा, Rn इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम, या तो 0.529 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 मीटर n² z। ठीक है, तो ये हमें मिल गई रेडियस का फॉर्मूला। तो सीधा हम ये अप्लाई करेंगे। इफ़ यू हैव इन एनी फार्मूलाज एनी एग्जाम्पल या ऐसा कुछ है न्यूमेरिकल्स, तो उसमें हम सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0.529 मल्टीप्लाई बाई n² अपॉन z। देन आफ्टर वी हैव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। तो वो किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें रिवॉल्व करता होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास अब r की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको हम पुटअप करेंगे इनटू दिस यहाँ पर। ठीक है, r की वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ r इन द इक्वेशन नंबर 3। तो क्या होगा, तो m इंटू वी तो था ही, r की जगह पे हम लिख दिए हैं 4π एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन 4π² m z² इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। अब देखो ये NH, ये एक n एक h गया, ये 2π, ये 2 2 4 गया, एक पाई गया। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, v। तो v को छोड़कर बाकी सबको सामने ले जाए, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर गया 2π m z², 2π m z²।
और बाकी का नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट NH एंड m मीटर पर सेकंड। तो ये मिल गया आपको फॉर्मूला वेलोसिटी का, 2 पाई m z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट NH मल्टीप्लाई बाई m। नाउ अगेन वी हैव द वैल्यूज, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जो आगे हमने रखी थी वही, h की भी वैल्यू है, मास की भी है, ये मास मास तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये सभी वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ z/n, वेयर z इज़ द